नमस्कार। सुदृढ़ कृषि की सुगम पहचान, स्वावलंबी व आत्मनिर्भर हो किसान। किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर प्रवीण उपाध्याय, वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग, एवं मैं डॉक्टर सुनीता यादव, वैज्ञानिक पर्यावरण विज्ञान पूसा संस्थान की ओर से आप सभी दर्शकों का पूसा समाचार में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को धान में नील हरित शैवाल के प्रयोग एवं मूंग में कीट प्रबंधन की तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले। हमारे लिए बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है कि देश के विभिन्न हिस्सों से आप लगातार खेती किसानी से जुड़ी अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में मौसम खबर। जैविक खाद के प्रयोग से उर्वरक पर होने वाले खर्च को कम करने के साथ मृदा की गुणवत्ता में भी सुधार किया जा सकता है। विभिन्न पोषक तत्वों में नाइट्रोजन की अहम भूमिका होती है। इसे किसान भाई प्रायः यूरिया के प्रयोग से पूर्ण करते हैं। यूरिया के खर्च को कम करने हेतु किसान भाई धान में नील हरित शैवाल के प्रयोग से भी नाइट्रोजन की कुछ हद तक आपूर्ति कर सकते हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील पब्बी। धान खरीफ की मुख्य फसल है और धान की फसल के लिए शैवाल की जीवाणु खाद बहुत ही उपयोगी है। धान के खेत की जो खड़े पानी की अवस्था है वो इन जीवाणुओं के लिए बहुत ही अनुकूल है और ये जीवाणु वहाँ पनपते हैं और ये खेत को नाइट्रोजन देते हैं। और औसतन ये देखा गया है कि 20 से 25 किलोग्राम शुद्ध नाइट्रोजन ये प्रदान करते हैं। तो इसका मतलब है कि किसान 40 से 50 किलोग्राम यूरिया की बचत प्रति हेक्टेयर कर सकता है। और नाइट्रोजन के अलावा इसके जीवाणु, जो इस शैवाल जीवाणु खाद के जीवाणु जो होते हैं, ये भूमि को भी सुधार करते हैं। ये भूमि की कार्बनिक शक्ति, भूमि की एकत्रीकरण शक्ति और भूमि की जो पानी अवरोधक शक्ति है उसको भी बढ़ाते हैं। और उसके साथ साथ ये जो जीवाणु होते हैं ये ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस जिनको हम कहते हैं वो भी ये रिलीज करते हैं, जिससे कि किसान 8 से 10% अपनी पैदावार में भी वृद्धि ले सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि किसान अगर चाहे तो इस जीवाणु खाद को अपने वहाँ खेत में ही इसको बना सकता है। इसको बनाने की विधि बहुत ही आसान है और किसान अगर चाहे तो अपने खेत के आसपास जहाँ पे खुली जगह हो, जहाँ पूरा दिन धूप और तेज रोशनी आती हो, वहाँ पे वो एक गड्ढा खोद ले और उस गड्ढे की जो लंबाई है वो 2 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और उसकी गहराई 8 से 10 इंच होनी चाहिए। उस गड्ढे के में पॉलीथीन बिछा देना चाहिए और ताकि पानी जो है वो नीचे ना जा सके। उस गड्ढे में प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 3-4 किलो खेत की छनी हुई मिट्टी और उसमें 100 ग्राम सुपर फॉस्फेट मिलाना चाहिए और उसमें पानी भर देना चाहिए। जब पानी 6 इंच तक हो जाए तो उसमें 100 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल देना चाहिए और इन सबको मिला देना चाहिए। क्योंकि गड्ढे में पानी खड़ा रहेगा और मच्छर पैदा होने की स्थिति हो सकती है, तो उसमें 5 ml मैलाथियन वो उसमें डाल के और इस सब को मिला देना चाहिए। जब ये सब अच्छी से मिल जाए और मिट्टी जो गड्ढे में है वो नीचे बैठ जाए तो 100 ग्राम जीवाणु खाद का टीका, जो शैवाल का टीका जो हमारे पूसा संस्थान से उपलब्ध है, उसको पानी की सतह के ऊपर बुरक देना चाहिए और इसको खुले में छोड़ देना चाहिए। हर रोज सुबह आके किसान उसको देखे और अगर उसमें पानी की मात्रा कम हुई हो तो उसमें पानी की मात्रा पर्याप्त कर दे। 6-7 दिन में आप देखेंगे कि ये शैवाल के जीवाणु उसमें उगने शुरू हो जाएंगे और एक परत बनानी शुरू कर देंगे और 10-12 दिन बाद वो परत काफ़ी मोटी हो जाएगी। और जब वो परत मोटी हो जाए तो उसमें पानी देना छोड़ दें और उसको सूखने दें और सूखने के बाद जो पपड़ी तैयार होगी उस पपड़ी को वो इकट्ठा कर ले और एक पॉलीथीन बैग में रख लें
और फिर उस खाली गड्ढे में फिर से पानी, सुपर फॉस्फेट और मैलाथियान डाल दें और 10-12 दिन बाद उसमें से फिर पैदावार ले सकते हैं। इस प्रकार एक गड्ढे से किसान 4-5 बार पैदावार ले सकता है और वो जो जीवाणु खाद इकट्ठी होगी उसको वो अपने धान के खेत में इस्तेमाल कर सकता है। यदि किसान इसे अपने वहाँ नहीं बनाना चाहते तो ये जीवाणु खाद हमारे पूसा संस्थान से भी उपलब्ध है और इसका 500 ग्राम का एक पैकेट जो 1 एकड़ धान के लिए पर्याप्त है वो हमारे यहाँ 50 रुपए में उपलब्ध है। और इसको उपयोग करने की विधि बहुत ही आसान है। धान की रोपाई के तीसरे चौथे दिन बाद खड़े पानी की स्थिति में जो पैकेट का जीवाणु खाद है उसको खेत की 4-5 किलो मिट्टी में मिलाइए और उसको खड़े पानी की स्थिति में खेत में बुरक दीजिए और खेत में ये अपने आप ही पैदा होता रहेगा और ये खेत को फायदा देता रहेगा। फसल चक्र सघनीकरण मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने, पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आय वृद्धि में मूंग का विशेष योगदान होता है। वसंत एवं ग्रीष्म काल में उगाई जाने वाली मूंग में कीट प्रबंधन सहित महत्वपूर्ण सस्य क्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर HK दीक्षित। किसान भाइयों, इस समय हमारे खेतों में मूंग की बसंतकालीन फसल और ग्रीष्मकालीन फसल उपलब्ध है। बसंतकालीन मूंग की फसल में इस समय फूल और फलियां आ रही हैं। फूल और फलियों को हमें कीड़ों से बचाना है, तभी हम अच्छी उपज ले पाएंगे। मुख्य कीट फूलों और फल के हैं थ्रिप्स और पॉट बोरर। थ्रिप्स फूलों के अंदर घुस जाते हैं और घुसने के बाद ये फूलों को नष्ट कर देते हैं, जिससे फूल गिर जाते हैं और फूल डैमेज हो जाते हैं और हमारा उत्पादन कम हो जाता है। थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए स्पिनोसाइड को 0.5 ml प्रति लीटर की दर से 300 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करना चाहिए। इससे हमारा जो है कीड़ों का जो असर है वो कम हो जाएगा। फिर हमें यह भी सुनिश्चित करना है बसंतकालीन मूंग में कि जब फलियां बन रही हो, फलियों में दाना बढ़ रहा हो, तब खेतों में नमी की कमी ना हो। नमी की कमी होने से फिर हमारी जो उत्पादकता है वो प्रभावित हो जाएगी। हमारी दूसरी मूंग की फसल जो इस समय खेतों में है वो है ग्रीष्मकालीन मूंग। ग्रीष्मकालीन मूंग अभी 20 से 25 दिन की फसल हुई है। इस फसल को निराई गुड़ाई की आवश्यकता है। निराई गुड़ाई कर हम इसमें इमिडाक्लोरोपिड का 0.2 से 0.3 ml प्रति लीटर की दर से 300 लीटर पानी का स्प्रे खेत में कर सकते हैं। निराई गुड़ाई और दवाई के स्प्रे के बाद 25 दिन की फसल होने पर हम एक हल्का पानी भी लगा दें। खेत में कभी भी पानी मूंग की फसल में भरना नहीं चाहिए। भरने से फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और फिर धीरे धीरे जैसे बाद में फल और फूल और फल आएंगे तो हमें फिर थ्रिप्स से नियंत्रण करना है। फलियां आते समय अगर पॉट बोरर मूंग की फसल को अटैक करता है, नष्ट करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए भी स्पिनोसाइड की दवा कारगर है। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। गाजीपुर उत्तर प्रदेश से शिव शंकर जी ने तोरई के फलों के गलने की समस्या बताई है। आपकी फसल में एंथ्रैक्नोज रोग का प्रकोप हुआ है। रासायनिक नियंत्रण हेतु 10 से 15 दिन के अंतराल में 2 से 3 बार कार्बेंडाजिम की 200 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। मध्य प्रदेश से अमर संगीत जी ने मूंग में पत्तियों के पीला पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में येलो मोज़ेक वायरस रोग का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम प्रभावित पौधों को खेत से हटा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोरपिड की 50 से 60 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। बिहार से आदर्श कुमार जी ने मूंग के फूलों के झड़ने की समस्या बताई है। मूंग में फूलों का झड़ना 2 कारणों से होता है। प्रथम नमी की कमी एवं दूसरा थ्रिप्स का प्रकोप। सर्वप्रथम खेत में नमी बनाए रखें। थ्रिप्स के नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें।
जयपुर राजस्थान से रामजी लाल जी ने नींबू के फलों एवं टहनियों में भूरे जालीनुमा धब्बे पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में बैक्टीरियल कैंकर रोग का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम ग्रसित टहनियों को प्रूनिंग कर खेत से हटा दें। तुरंत बाद बोर्डेक्स मिक्सचर का स्प्रे करें, अर्थात कॉपर सल्फेट की 5 किलोग्राम, चूने यानी कि लाइम की 5 किलोग्राम का 100 लीटर पानी में घोल बनाकर पेड़ों पर स्प्रे करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 14 से 16 मई के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में कुछ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। 14 मई को पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ के, 15 और 16 मई को बिहार, उड़ीसा, गंगई पश्चिम बंगाल के, 14 से 16 मई के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम के कुछ कुछ हिस्सों में लू की संभावना है। 14 मई को पश्चिम उत्तर प्रदेश में, 14 से 16 मई के दौरान राजस्थान में कुछ कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। 17 से 19 मई के दौरान पूर्वोत्तर भारत और द्वीपों में कुछ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में कुछ कुछ स्थानों पर वर्षा एवं बर्फबारी तथा उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में, पूर्वी भारत, केरल, तमिलनाडु में कुछ कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। पूर्वी भारत के कुछ कुछ हिस्सों में लू की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।